नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ल। कल्पना कीजिए एक अंधेरा मंच, दूर कहीं ढोल की थाप और एक आवाज जो महाभारत की गहराइयों से निकलकर आपके दिल में उतरती है। लेकिन अचानक उसी मंच पर खड़ा होता है उसका अपना ही जीवन साथी, जो हिंसा, गुस्से और अपमान से लबरेज होकर उसकी कला पर प्रहार करता है, गंदी गंदी गालियां देता है। क्या कोई कलाकार अपने ही घर में अकेला पड़ सकता है? क्या कला के लिए इंसान सब कुछ छोड़ सकता है? ये कहानी है एक ऐसी महिला की जो हार नहीं मानती, टूटती है, लहूलुहान होती है, फिर भी दुनिया को दिखाती है कि कला किसी की बंदी नहीं है। ये कहानी है पंडवानी की रानी तीजन बाई की। छत्तीसगढ़ की मिट्टी से उठी एक आवाज जिसने लोक परंपरा, गरीबी, तिरस्कार और अकेलेपन को पीछे छोड़ते हुए विश्व मंच पर अपनी जगह बनाई। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह एक ऐसी गाथा है जिसमें दर्द भी है, विद्रोह भी है, संघर्ष भी है और सबसे बढ़कर कला के लिए दीवानगी भी है। 8 अगस्त 1956 तीज के पावन दिन छत्तीसगढ़ के पाटन अटारी गांव में एक बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया तीजन। माता सुखवती देवी, पिता हुनुकलाल पारधी। पहली संतान, लेकिन जन्म किसी राजमहल में नहीं बल्कि संघर्ष की धूल में हुआ था। घर में अभाव, समाज की संकीर्णता और जातिगत भेदभाव सब कुछ था। पारधी समाज पर अंग्रेजों ने अपराधी ठप्पा लगा दिया था। दरअसल इन अपराधी समुदायों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ कई अन्य विद्रोह किए। इन आदिवासी समुदायों को नियंत्रित रखने के लिए अंग्रेजों ने आपराधिक जनजाति अधिनियम लाया और इन जनजातियों को जन्म से ही अपराधी करार दे दिया गया। जनजाति पर आपराधिक कलंक लगने की शुरुआत 1871 में अंग्रेजों द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित करने के बाद हुई। जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से 31 अगस्त 1952 को यह अधिनियम निरस्त कर दिया गया, मगर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के आ जाने से इस जाति के लोगों की रोजी रोटी पर गहरा संकट छा गया। इस समुदाय के अधिकांश लोग दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए और वह यही काम करने लग गए। ऐसे माहौल में माँ के लोकगीत, पिता की बांसुरी और आसपास के पक्षियों की आवाजों ने छोटे मन में संगीत के बीज बो दिए। एक दिन उन्होंने अपने वृद्ध नाना को पंडवानी गाते सुना। महाभारत की गाथा, स्वर, अभिनय, गर्जना, यह सब कुछ जैसे उनके भीतर उतर गया। उसी पल उन्होंने यह तय कर लिया कि वह यही करेगी। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। समाज ने रोका, घर वालों ने विरोध किया, उन्हें घर से बाहर कर दिया गया। उनका पहला विवाह टूट गया, दूसरा भी टूट गया। फिर भी तीजन बाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने चचेरे नाना बृजलाल पारधी से पंडवानी की शिक्षा ली। उम्र मात्र 9 साल। सोचिए, एक बच्ची जो सामाजिक प्रतिबंधों, आर्थिक संकट और पारिवारिक तिरस्कार के बीच अपनी कला के लिए लड़ रही हो। 13 साल की उम्र में उन्होंने चंदखुरी में पहली बार सार्वजनिक मंच पर पंडवानी का गायन किया। आयोजन का नेतृत्व कर रहे थे भूषण लाल देशमुख, जिन्हें वे प्रेम से दाऊ कहती थी। वहीं से आसपास के गांवों में उनकी पहचान बनने लगी। उन्हें शहर बुलाया गया, भिलाई, रायपुर, दुर्ग, फिर भोपाल, के बाद भारत भवन में। यहीं उनकी मुलाकात हुई नाटककार हबीब तनवीर से। उनकी कला से प्रभावित होकर तनवीर ने उन्हें देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने प्रस्तुति करने का मौका दिलवाया। इंदिरा गांधी ने उनकी गायकी सुनकर कहा, आप बहुत अच्छा महाभारत करती हैं। और तीजन बाई का जवाब था, महाभारत नहीं करती हूँ, महाभारत की गाथा सुनाती हूँ। ये जवाब सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये था आत्मसम्मान की घोषणा। उनकी कला में अभिनय, स्वर, ऊर्जा और भावनाओं का ऐसा संगम था कि शशि कपूर से लेकर रणबीर कपूर तक उनकी प्रस्तुति के प्रशंसक बन गए। श्याम बेनेगल ने उन्हें अपने धारावाहिक भारत एक खोज में बुलाया। लेकिन ये तो बाहरी दुनिया की बात थी। घर में क्या हुआ? मंच पर जब वे गा रही थी तो उनके अपने जीवन साथी ने हिंसक होकर उन्हें अपमानित किया। तभी तंबूरा उठाकर उन्होंने कहा, तुमने केवल मेरा ही नहीं, मेरे कला का भी अपमान किया है और इस मंच का भी अपमान किया है, इसलिए तुम अब माफी के लायक नहीं हो। आज से तुम मेरे कुछ नहीं लगते। यह वाक्य उस समय जितना साहसी था, आज भी उतना ही प्रेरक है। परिवार, समाज और व्यक्तिगत त्रासदी सब कुछ झेलते हुए उन्होंने कला का साथ नहीं छोड़ा। उनकी पंडवानी की 2 शैलियों, वेदमती और कपालिक में उन्होंने कपालिक शैली को अपनाया, जिसमें कल्पना, अभिनय और प्रयोग की पूरी छूट थी। मंच पर खड़े होकर चहलकमदी करते हुए ऊर्जा से भरपूर प्रस्तुति देना, यह महिलाओं के
लिए उस समय लगभग असंभव माना जाता था, लेकिन उन्होंने इसे संभव कर दिखाया। वेदमती शैली में बैठकर शास्त्रीय ढंग से कथा सुनाई जाती है, जबकि कापालिक शैली में कलाकार मंच पर ऊर्जा भरकर अभिनय करता था। तीजन बाई ने न केवल कापालिक शैली अपनाई, बल्कि उसमें अपनी एक पहचान भी गढ़ी। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। 2 जीवन साथियों का साथ छूटना, समाज की नफरत, बच्चों का खो जाना, लेकिन वे आगे बढ़ती रही। भिलाई स्टील प्लांट में उन्हें नौकरी दी गई। उन्हें 1988 में पद्मश्री, 1995 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, 2003 में पद्म भूषण, 2018 में जापान का फुकुओका पुरस्कार और 2019 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला। बिलासपुर और रविशंकर विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट से सम्मानित किया। हालांकि उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं पाई, लेकिन वे साक्षरता, अभिनय, स्त्री अधिकारों और लोक कलाओं के प्रचार में सक्रिय रही। मनमोहना जैसी संस्थाओं की स्थापना में उनका अहम योगदान रहा। उनकी गायकी में सिर्फ महाभारत की कथा नहीं होती थी, वे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी कटाक्ष करती थी। वरिष्ठ कला समीक्षक अशोक वाजपेयी ने कहा, यह सिर्फ कथा नहीं, यह एक कदावर, जोश और ऊर्जा से भरी स्त्री का गायन है। उसमें कोमलता से लेकर हिंसा, प्रहार, अवसाद तक के भाव आते हैं। यह सिर्फ कथा नहीं, एक कद्दावार, जोश और ऊर्जा से भरी स्त्री का गायन है। उसमें कोमलता से लेकर हिंसा, प्रहार, अवसाद तक के भाव आते हैं। आज की दुनिया पर तीखी टिप्पणियां भी करती है। आज भी वे अपने पारधी टोले में रह रही है। उम्र और बीमारी ने उन्हें परेशान किया हुआ है, लेकिन पंडवानी के प्रति उनका प्रेम अब भी वैसा ही है। जब उनसे पूछा गया कि पंडवानी उनके लिए क्या है, तो उन्होंने कहा कि जैसे एक माँ के लिए बच्चा होता है, वैसे ही मेरे लिए पंडवानी है। ये वाक्य उनके पूरे जीवन का सार है। यह कहानी सिर्फ एक कलाकार की नहीं, यह उन हर स्त्री की कहानी है जो समाज के बंदिशों से लड़ती है। यह उन हर सपनों की कहानी है जो तिरस्कार के बीच अपना रास्ता बनाती है। तीजन बाई ने दिखा दिया कि कला केवल मनोरंजन नहीं, जीवन का आधार है। उनके स्वर में जो ऊर्जा है, वह आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है। तीजन बाई ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि कला किसी का बंधक नहीं, जो उसे साध ले वही उसका सम्राट है।